स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुसोलिनी ने किस प्रकार सत्ता प्राप्त की। इनका पूरा नाम बेनेटो मुसोलिनी था। इनका जन्म 1883 में रोमैग्ना में हुआ। इनके पिता लोहार का व्यवसाय करते थे और माता एक टीचर थी। इनके माता पिता चाहते थे कि ये शिक्षक बने। उनकी इच्छा के अनुसार ये शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन 1 वर्ष के बाद ही इन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और स्विट्ज़रलैंड चले गए। यहाँ समाजवादी पत्रकार के रूप में कार्य किया, लेनिन से मिले और अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। यह लॉसेन विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चर सुनने भी जाते थे। क्रांतिकारी विचारों के कारण मुसोलिनी को स्विस सरकार ने निर्वासित कर दिया। इटली वापस आए और यहाँ वापस आकर पत्रकारिता शुरू की। 1908 में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के अपराध में इटली सरकार ने मुसोलिनी को जेल में डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद ऑस्ट्रिया के ट्रेंट नगर में रहने लगे। यहाँ काफ़ी मात्रा में इटली के लोग रहते थे। इसने ट्रेंट नगर को इटली में मिलाने की वकालत की। इस मांग को उसने समाचार पत्र के माध्यम से उठाया। ऑस्ट्रिया सरकार ने इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण ट्रेंट नगर छोड़ने का आदेश दे दिया और अब मुसोलिनी वापस इटली आ गया। 1912 ईस्वी में मुसोलिनी ने समाजवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। समाजवादी दल के प्रमुख पत्र अवंती का संपादक बन गए। इस समाचार पत्र के द्वारा उसने अपने राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, धर्म और युद्ध संबंधी विचारों का प्रचार किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी का समाजवादियों से मतभेद हो गया। समाजवादी युद्ध नहीं चाहते थे, जबकि मुसोलिनी युद्ध के पक्ष में था। वह चाहता था कि इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो, ताकि इटली वे प्रदेश प्राप्त कर सके जो ऑस्ट्रिया के अधीन है। इसने अवंती पत्र में युद्ध का समर्थन किया, जिस कारण इसे संपादक पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसने अपना समाचार पत्र इट पोपोलो इटालिया निकाला। अपने इस समाचार पत्र में मुसोलिनी ने इटली के युद्ध में शामिल होने की वकालत की और खुद भी साधारण सैनिक के रूप में इस युद्ध में भाग लिया। 1917 में घायल होने पर इटली आ गया। अब है फासिस्ट दल की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि से मुसोलिनी को बड़ी निराशा हुई। मुसोलिनी ने लिखा कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद 2 वर्ष मुझे इटली के जीवन के सर्वाधिक अंधकारपूर्ण एवं कष्टदायक प्रतीत हुए। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फांसी दल की स्थापना की। इस संगठन के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या मात्र 54 थी। इसमें भूतपूर्व सैनिक और राष्ट्रवादी विचारों के लोग थे। इस दल का मुख्य उद्देश्य युद्ध से आए सैनिकों को न्याय दिलवाना, उनके हितों की रक्षा करना और इटली की आंतरिक स्थिति को सुधार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान बढ़ाना था। इस दल के स्वयंसेवक काली कमीज धारण करते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे और अनुशासन पर विशेष जोर देते थे। इनका अपना झंडा था। मुसोलिनी इस दल का प्रधान कमांडर बना, जिसे ड्यूस कहकर पुकारा जाता था। मुसोलिनी ने इस दल को सैनिक रूप देने का निश्चय किया। फासिस्ट दल ने अपने घोषणा पत्र में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नंबर 1, अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। नंबर 2, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। नंबर 3, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। नंबर 4, विश्व युद्ध के समय पूंजीपतियों ने जो मुनाफा कमाया है उसका 85% वापस लिया जाए। नंबर 5, चर्च की संपत्ति पर अधिकार किया जाए। नंबर 6, देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित हो और वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया जाए। नंबर 7, फ्यूम और डालमेशिया पर इटली का अधिकार स्थापित किया जाए। नंबर 8, आर्थिक काउंसिलों का निर्माण किया जाए। इन्हें कानून बनाने के अधिकार दिए जाएं। फासिस्ट दल के इस घोषणा पत्र के कारण उसे बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। मुसोलिनी ने कहा कि फांसीवाद का जन्म कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ है। फांसीवाद सैद्धांतिक होने के स्थान पर शुरू से ही व्यवहारिक रहा है। फांसीवाद और साम्यवाद की तुलना करते हुए मुसोलिनी ने कहा कि फांसीवाद यथार्थ पर आधारित है, जबकि साम्यवाद सिद्धांत पर। हम सिद्धांत और विवाद के बादलों से निकलना चाहते हैं। फासिस्ट दल ने राजनीतिक क्षेत्र में अपने सबसे शक्तिशाली विरोधी साम्यवादियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हिंसक कार्यवाही शुरू की।
उनके कार्यालयों भवनों में तोड़फोड़ की। अप्रैल 1919 ईस्वी में समाजवादी समाचार पत्र अवंती के कार्यालय को जला दिया गया। जो भी इनके विरोध में बोलता उसकी हत्या कर दी जाती थी। इटली की सरकार ने भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। संभवतः इटली की सरकार भी साम्यवादियों के विरुद्ध इस कार्य से खुश थी। 1922 ईस्वी तक साम्यवादियों का दमन कर दिया। फासिस्ट दल के सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। अक्टूबर 1922 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 3 लाख पहुंच गई और यह इटली की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। अब है फासिस्टों का रोम पर धावा। अक्टूबर 1922 में नेपल्स में फासिस्ट दल का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुसोलिनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो हमारा शीघ्र ही शासन पर अधिकार हो जाएगा या फिर हम रोम पर आक्रमण करके इसे प्राप्त कर लेंगे। 27 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी अपने दल के 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम की ओर बढ़ा। इटली के प्रधानमंत्री फैक्टा ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए मार्शल लॉ प्रयोग करना चाहा, परंतु इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की। 28 अक्टूबर को फैक्टा की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। 29 अक्टूबर को मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी प्रधानमंत्री बन गया। नया मंत्रिमंडल बनाया गया। मुसोलिनी के नए मंत्रिमंडल में 4 मंत्री और 9 उपमंत्री फासिस्ट दल के थे और शेष उदारवादी, पॉपुलिस्ट, राष्ट्रवादी और सोशल डेमोक्रेटिक दल के बनाए गए। मुसोलिनी ने गृह विभाग तथा विदेश विभाग अपने पास रखे। 16 नवंबर 1922 ईस्वी को संसद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि यदि मैं चाहता तो 30,000 सशस्त्र फासिस्ट नवयुवक इस सदन को मुर्दागर बना देते। मैं संसद को समाप्त करके केवल फांसीवादी दल की सरकार बना लेता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इस अधिवेशन के बाद मुसोलिनी ने देश की आंतरिक व बाह्य समस्याओं का सामना करने के लिए सदन से 1 वर्ष के लिए शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली। सत्ता प्राप्त करते ही मुसोलिनी ने अपने दल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सेना और नागरिक प्रशासन का फासिस्टीकरण करना शुरू कर दिया। डियाज को इसने सेना का प्रधान बनाया और सेना की संख्या बढ़ाई। इसने एक विशेष सैनिक टुकड़ी भी तैयार की जिसका उद्देश्य विरोधियों का सफाई करना था। इस टुकड़ी को सम्राट की अपेक्षा मुसोलिनी के प्रति वफादार रहने की सौगंध उठानी पड़ती थी। मुसोलिनी ने इटली की प्रशासन व्यवस्था का फासिस्टीकरण करना शुरू किया। शक्तिशाली सेना के निर्माण के बाद प्रशासन के विभिन्न भागों में फांसीवादियों का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। फासिस्ट विरोधी अधिकारियों को सरकारी पदों से हटाया और उनकी जगह फांसीवादियों को नियुक्त किया। मुसोलिनी ने प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए फासिस्ट प्रीफेक्ट नियुक्त किए और नगर पालिकाओं में पोडेस्टा नामक फासिस्ट अधिकारियों को प्रमुख बनाया गया। इसने न्यायालयों में जूरी पद्धति समाप्त कर दी। फासिस्टों को न्यायाधीश नियुक्त किया। ये सभी अधिकारी मुसोलिनी के प्रति उत्तरदायी होते थे। मुसोलिनी के बारे में गैथोर्न हार्डी ने लिखा है कि इतिहास के व्यापक दृष्टिकोण से इटली के इतिहास में अक्टूबर 1922 ईस्वी में फासिस्ट शासन की स्थापना सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना कहा जा सकता है। अब है मुसोलिनी के अधिनायक तंत्र की स्थापना। मुसोलिनी जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। उसके अनुसार राज्य सर्वोपरि है, समस्त वस्तुएं राज्य में हैं, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता था। इस प्रकार मुसोलिनी राज्य के सामने व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। मुसोलिनी ने शासन संचालन के लिए कई अंगों की व्यवस्था की, जिनमें पहला है मिनिस्ट्री। इसका संगठन कैबिनेट की तरह किया गया था। मुसोलिनी के समर्थकों को ही इसमें शामिल किया गया। दूसरा है ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। यह फासिस्ट दल की समिति थी। मुसोलिनी इसका नेता था और इसमें 25 सदस्य थे। तीसरा है संसद। इसमें 2 सदनों की व्यवस्था की गई। पहला सीनेट, इसके सदस्यों की नियुक्ति मुसोलिनी करता था। इसके सदस्यों की सदस्यता आजीवन होती थी। दूसरा सदन है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। इसके सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल तथा ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी द्वारा की जाती थी। इस प्रकार शासन की सारी सत्ता मुसोलिनी के हाथों में आ गई। उसे इटली की समस्त जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है संसद में फांसीवादियों का बहुमत। फांसीवादी दल को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं था। नवंबर 1923 में मुसोलिनी ने संसद में एक नया निर्वाचन कानून पास कराया
जिसके अनुसार जिस दल को सबसे ज़्यादा मत मिलें उसे लोकसभा अथवा चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में 2/3 स्थान देने का प्रावधान किया गया और शेष 1/3 स्थान बाकी सभी दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में दिए जाने थे। इस कानून के अनुसार अप्रैल 1924 में आम चुनाव कराए गए। इसमें फासिस्ट दल को बहुमत मिला। समाजवादी नेता मेटियोटी ने इन चुनावों का विरोध किया और उसे इस कारण गोली से उड़ा दिया गया। संसद के दोनों सदनों में मुसोलिनी का बहुमत हो गया। अब है एक दल तथा एक व्यक्ति का शासन। मुसोलिनी संसद में बहुमत से ही संतुष्ट नहीं था, वह अपने विरोधियों को बिल्कुल समाप्त करना चाहता था। उसने अपनी स्थिति मजबूत करके निरंकुश शक्तियां प्राप्त कर ली। मई 1925 में मुसोलिनी ने एक कानून पास करके समस्त देश के विरोधी दलों के मजदूर संघों का अंत कर दिया। मुसोलिनी ने संसद में यह प्रस्ताव भी पास करवा लिया कि प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना कोई बिल न तो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही उसकी स्वीकृति के बिना यह पास हो सकता है। एक अन्य कानून के द्वारा मुसोलिनी ने यह अधिकार भी प्राप्त कर लिया कि वह संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून पास कर सकता था। फासिस्ट विचारधारा में विश्वास रखने वाले श्रमिकों उद्योगपतियों के संघ बनाए गए। 1926 ईस्वी में सभी विरोधी दलों का अंत कर दिया गया। इटली में अब केवल फासिस्ट दल ही राजनीतिक शक्ति के रूप में रह गया। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। षड्यंत्रों पर नज़र रखने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई, जिसे ओबरा कहा जाता था। विरोधियों को गिरफ्तार करवाकर उन पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें कठोर दंड दिए गए। फांसीवादी विचारधारा की शिक्षा दी जाने लगी। रॉबर्ट एरगैंग के अनुसार मुसोलिनी इतना शक्तिशाली हो गया था जितना कि मनुष्य की बुद्धि कल्पना कर सकती है। वह पूर्ण रूप से तानाशाह के समान था और उसकी तानाशाही पर रोक लगाने वाली कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ये था मुसोलिनी ने किस प्रकार सत्ता प्राप्त की और किस प्रकार वह सर्वे सर्वा बन गया, जो भी ये 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।